सीयर का एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। एन आरसीसी बीम 250 इंटू 500 mm इफेक्टिव, ये इफेक्टिव डायमेंशन है 250 इंटू 500 mm का, कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट। अब इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है 100 किलोन्यूटन पर मीटर का, इस 100 किलोन्यूटन पर मीटर में इसका सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड है ओवर ए क्लियर स्पैन ऑफ 6 मीटर। क्लियर स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम का जो क्लियर स्पैन है सपोर्ट के बाहर से लेकर सपोर्ट के बाहर तक जो क्लियर स्पैन है वो 6 मीटर का है। द बीम इज रेनफोर्स्ड विथ 6 बार्स ऑफ 25 mm डायमीटर ऑन टेंशन साइड। 6 नंबर ऑफ बार्स है और 25 mm डाया का है। कैलकुलेट नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यूज M20 कंक्रीट एंड कमेंट ऑन इट्स शियर डिज़ाइन। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, देखिए फिगर के थ्रू आप लोग यहाँ पे और अच्छे से समझे कि इस तरह का कोई भी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये क्लियर स्पैन है 6 मीटर का। इफेक्टिव स्पैन किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ द सपोर्ट तक का अगर यहाँ तक बात करते हैं ये स्पैन का तो ये इफेक्टिव स्पैन होता है। ठीक है, क्लियर स्पैन सपोर्ट के बाहर से लेके सपोर्ट के बाहर तक, ये जो स्पैन है ये क्लियर स्पैन है। ठीक है, जो भी शियर हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो क्लियर स्पैन के बेसिस पे होगा। जैसे कि WL बाई हम लोग 2 जो लिखते हैं, इसमें जो L है ये कौन सा L है, क्लियर स्पैन। लेकिन वही बेंडिंग मोमेंट में जब हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, चाहे किसी भी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट पे WL²/8, ये जो L है ये इफेक्टिव स्पैन है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, सेंटर ऑफ द सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ द सपोर्ट तक का स्पैन, उसको इफेक्टिव स्पैन वो यहाँ पे यूज हुआ है बेंडिंग में। और शियर फोर्स के कैलकुलेशन में जो L यूज होता है वो क्लियर स्पैन है। ठीक है, क्यों है, इसका बेसिक सा लॉजिक है कि यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस इसको सपोर्ट अवेलेबल है तो किसी तरह का कटेगा नहीं, शियर फेल्योर नहीं होगा। कैसे ही सपोर्ट नहीं मिला तो इस पॉइंट के बाद से कटना चाहेगा, इस पॉइंट के बाद से जैसे ही सपोर्ट खत्म हुआ उस पॉइंट से वो कटना चाहेगा, शियर ऑफ होना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे जो L यूज होता है वो क्लियर स्पैन टू क्लियर स्पैन वाला L यूज होता है। ठीक है, चलिए ये है। उसके बाद डायमेंशन दिया हुआ है जो कि बेंडिंग के हिसाब से, बेंडिंग के क्राइटेरिया से डायमेंशन डिजाइन होके आता है, उसको हम लोग को शियर में चेक करना रहता है कि शियर के हिसाब से वो सफिशिएंट उसका डायमेंशन है या नहीं, क्या वो शियर को रेसिस्ट कर पाएगा या नहीं, मैक्सिमम शियर फोर्स जो सपोर्ट पे हो रहा है यहाँ पे WL/2 उसको वो रेसिस्ट कर पाएगा नहीं, उसके लिए वो सफिशिएंट डायमेंशन है या नहीं, हमको चेक करना रहता है अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग पैमाने पे। डिज़ाइन किसी एक क्राइटेरिया पे करते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया से उसको चेक करते हैं। ठीक है, 250 इंटू 500 इफेक्टिव डायमेंशन, ये विड्थ है 250 और ये इफेक्टिव डेप्थ है 500 mm, एक गिवन डायमेंशन। AST भी दिया हुआ है 6 नंबर ऑफ बार्स 25 mm डाया का। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 ये दे रखा है। ठीक है, अब आइए सबसे पहला स्टेप्स को याद करिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर, और इस पर यूडीएल भी जो दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन पर मीटर का, इस यूडीएल में इसका सेल्फ वेट, खुद का जो बीम का भार है वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी एक तरह से यूडीएल का ही काम करेगा। जो सेल्फ वेट होता है वो भी एक तरह का यूडीएल होता है और ऊपर से भी जो लगा है वो यूडीएल है, यानी कि सुपर इम्पोज्ड लोड प्लस सेल्फ वेट दोनों को मिला के ये 100 किलोन्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। चलिए पहला स्टेप है कि कैलकुलेट डेवलप्ड शियर फोर्स। डेवलप्ड शियर फोर्स, इसका शियर फोर्स का अगर डायग्राम देखें, SFT देखें, इस तरह से होता है। मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पे होता है, इस केस में सपोर्ट के पास WL/2, तो इसी को हम लोग डेवलप्ड शियर फोर्स बोल रहे हैं, WL/2। W का वैल्यू 100 किलोन्यूटन पर मीटर, अभी किलोन्यूटन पर मीटर के टर्म में ही है। L का भी वैल्यू हम लोग मीटर में ही लेते हैं, 6/2। ये कितना आया, 50 × 6 यानी कि 300 किलोन्यूटन, 300 किलोन्यूटन का ये डेवलप्ड शियर फोर्स है। तो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस टाउ V/B × D। V आ गया 300, किलोमीटर को बदलते हैं न्यूटन में 10⁻3, B × D गिवन है डायमेंशन में 250 × 500, ये इफेक्टिव डेप्थ यूज़ होगा सभी जगह पे। ठीक है, 300 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय 250 × 500। ये जो स्ट्रेस आता है डेवलप्ड स्ट्रेस, ये कितना है 2.4 न्यूटन पर
mm²। ठीक है, अब स्टेप रिकॉल करिए, क्या था स्टेप। ये जो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है किसी भी केस में टाउ सी मैक्स के वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो टेबल 2.4 IS कोड 456/2000 में मेंशन था, टाउ सी मैक्स किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप लोग टेबल में देखिए, M20 के लिए टाउ सी मैक्स का जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा वो 1.8 Nm² है। ठीक है, चेक लगा रहे हैं, टाउ सी मैक्स फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू कितना है, 1.8 Nm²। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, किसी भी केस में ये होना चाहिए कि टाउ सी मैक्स बड़ा होना चाहिए डेवलप्ड शियर स्ट्रेस से। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, डेवलप्ड शियर स्ट्रेस ही बड़ा हो गया टाउ सी मैक्स से। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमने क्या बताया था कि यहीं पे स्टेप को फर्दर किसी तरह का स्टेप प्रोसीड नहीं करना है, यहीं पे सारे स्टेप को रोक देना है और रीडिज़ाइन के लिए भेज देना है। ठीक है, रीडिज़ाइन के लिए भेज देना है मतलब क्या, बेंडिंग के क्राइटेरिया से जो आप बी और डी और जो भी ST वगैरह आप डिज़ाइन किए वो सफिशिएंट नहीं है, शियर में फेलियर हो गया, यहीं पर सारा स्टेप। आगे स्टेप तब बढ़ते जब ये ज़्यादा हो जाता इससे। ठीक है, लेकिन अगर ये कम हो गया, टाउ सी मैक्स ही कम हो गया डेवलप्ड शियर स्ट्रेस से, तो यहीं से रीडिज़ाइन के लिए, सेक्शन को रीडिज़ाइन के लिए भेज देना है। रीडिज़ाइन होने का मतलब क्या, कि आप डायमेंशन या तो बढ़ाइए या ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप बढ़ाइए। ठीक है, डायमेंशन अगर बढ़ाने से क्या होगा, देखिए ये वाला पैरामीटर्स अगर बढ़ेगा, डायमेंशन बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेवलप्ड शियर स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमेंशन, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये अपने आप घटेगा। ठीक है, दूसरा बात, ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ाते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर बढ़ाते हैं, M20 की जगह M25 यूज़ करते हैं, तो ये इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में हमको इसको घटाना है या फिर इसको बढ़ाना है, तो ये कब पॉसिबल है, या तो डायमेंशन को अल्टरेशन करें या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग चेंज करें। तो जो भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग बेंडिंग के क्राइटेरिया से जो हम लोग B और D लाए थे उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कमेंट क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना डेवलप्ड शियर स्ट्रेस हो रहा है उसको फाइंड आउट करें, पहला पार्ट जो था। दूसरा पार्ट कि कमेंट करिए शियर के डिज़ाइन के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट क्या कर लिखेंगे, नाउ टाउ सी मैक्स इज लेस देन डेवलप्ड शियर स्ट्रेस, हेंस सेक्शन शुड बी रीडिज़ाइन, सेक्शन को रीडिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा आगे तक स्टेप्स जाए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं शियर का ही, रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम, ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप। ये इफेक्टिव डायमेंशन है, 300 mm विड्थ और जो डेप्थ है इफेक्टिव वो 500 mm है। कैरीज ए सुपर इम्पोज लोड ऑफ 20 kN/m इंक्लूसिव ऑफ इट सेल्फ वेट। इस 20 kN/m में सेल्फ वेट भी इंक्लूडेड है। ओवर ए क्लियर स्पैन ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर क्लियर स्पैन है। डिज़ाइन सुटेबल शियर एनफोर्समेंट इफ़ एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इज़ 1200 mm²। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील जो है नंबर्स और डाया के टर्म ना देके हम लोगों का काम और थोड़ा आसान कर दिया है, डायरेक्ट AST ही दे दिया है 1200 mm² का। यूज़ M20 ग्रेड एंड माइल्ड स्टील, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज़ करना है शियर एनफोर्समेंट के लिए वो कौन सा यूज़ करना है, माइल्ड स्टील FE 250 यूज़ करना है। ठीक है, ये डायमेंशन जो दिया हुआ है आपको फिगर में भी देखिए, ये 300 mm × 500 mm ये इफेक्टिव डायमेंशन है। उसके बाद ये जो क्लियर स्पैन है ये 5 मीटर का है। सुपर इम्पोज लोड इंक्लूसिव सेल्फ वेट वो 20 kN/m का है। M20 ग्रेड है और FE 250 का स्टील है। ठीक है, अब हम लोग डिज़ाइन जो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, देखिए सबसे पहला जैसा पिछले क्वेश्चन में भी था जैसा स्टेप है कि डेवलप्ड शियर फोर्स कितना हो रहा है उसको निकालना है। डेवलप्ड शियर फोर्स इक्वल्स टू WL/2 इस केस में, तो W का वैल्यू है 20, L का वैल्यू है 5 / 2 यानी 50 kN का डेवलप्ड शियर फोर्स है। तो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू V / B × D। ठीक, V का कितना है वैल्यू अभी निकालें, 50 × 10⁻3, B × D, B का वैल्यू है 300 × D का वैल्यू है 500। ये शियर स्ट्रेस डेवलप्ड शियर स्ट्रेस है। इसको कैलकुलेट करिए, 50 × 10⁻3 / 300 × 500, ये वैल्यू आता है
0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको चेक करिए क्या ये वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज़्यादा तो नहीं है। टाउ सी मैक्स फॉर ग्रेड कौन सा, M20 ही है। फॉर M20 कितना होता है 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन डेवलप्ड शियर स्ट्रेस। तो ओके, आगे का हम लोग प्रोसेस करेंगे। अब डेवलप्ड शियर स्ट्रेस कम है मैक्सिमम टाउ सी मैक्स से, ठीक है, टाउ सी मैक्स से ये कम है, तो ये केस सेटिस्फाई कर रहा है, आगे हम लोग को बढ़ना चाहिए। अब देखिए ये बस चेक का एक क्राइटेरिया है, इसका और कोई सिग्निफिकेंस आगे जाके टाउ सी मैक्स का नहीं है, बस एक पैमाना है जिससे हम लोग को चेक कर लेना है कि किसी भी केस में टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं हो डेवलप्ड शियर स्ट्रेस। अगर ज़्यादा हो जाता ये तो यहीं पे सारा स्टेप को रोक के रीडिज़ाइन के लिए भेजना था सेक्शन को, ठीक है। अब आइए एक्चुअल शियर स्ट्रेस कंक्रीट में, ये तो एक मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया है M20 के केस में, लेकिन एक्चुअल शियर स्ट्रेस कंक्रीट में कितना डेवलप करा इसको भी निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि इस लोड को शियर फोर्स जो डेवलप कर रहा है सपोर्ट पे, डायग्राम के थ्रू समझे तो मैक्सिमम शियर फोर्स डेवलप कर रहा है, इसको कौन कौन सा कंपोनेंट बीम का रेसिस्ट करेगा इस डेवलप्ड शियर फोर्स को। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो है कंक्रीट में इटसेल्फ कुछ ना कुछ शियर रेसिस्टिंग कुछ पावर होता है, कैपेसिटी होता है, तो वो शियर रेसिस्टिंग कैपेसिटी कितना होता है उसको फाइंड आउट करना है। कंक्रीट में कितना शियर फोर्स रेसिस्टिव कैपेसिटी होता है, VC से सूचित कर रहा है इसको, ये निकलेगा कैसे, टाउ सी इंटू बी इंटू डी, ठीक है। टाउ सी स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू बी इंटू डी। ये टाउ सी कैसे निकलेगा, ये टाउ सी डिपेंड करता है दो बातों पे, एक है परसेंटेज AST और दूसरा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है टाउ सी। इसके लिए एक टेबल था 4.3 IS 456/2000 में, उसमें हम लोग परसेंटेज AST और ग्रेड ऑफ कंक्रीट कोरस्पॉन्डिंग टेबल बना हुआ था जिससे कि टाउ सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज AST पहले हम लोग निकाल लें कि इस BD का कितना परसेंट AST है। तो परसेंटेज AST का एक फॉर्मूला था टोटल AST इंटू 100 डिवाइडेड बाई B इंटू डी। टोटल AST 1200 mm स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाई B यानी कि 300 इंटू 500, 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 500, ये वैल्यू आता है 0.8%, ठीक है। तो 0.8% AST हुआ और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कितना है, M20 है। अब टेबल में आप लोग देखिए कि टेबल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाउ सी का कितना वैल्यू है। अब देखिए टेबल में 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली तो कोई वैल्यू टाउ सी का नहीं दिया हुआ है, 0.7 के लिए दिया हुआ है 0.35 और 1 के लिए दिया है 0.39, इसी के बीच में 0.8 लाई कर रहा है। 0.8 के लिए डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मैथमेटिकल। अब देखिए 0.8% AST के लिए कोई टाउ सी का वैल्यू टेबल में सर्च करिए, तो देखिए 0.75 के लिए दिया हुआ है 0.35 टाउ सी का वैल्यू M20 कॉलम में, 1 के लिए दिया हुआ है 0.39 टाउ सी का वैल्यू M20 वाले कॉलम में, लेकिन 0.8% के AST के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो हम लोग को यहाँ पे इंटरपोलेशन करके 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग AST निकालना पड़ेगा। 0.75 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना था, 0.35, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 0.39, इसी के बीच में लाई कर रहा है हम लोगों का परसेंटेज AST 0.8। तो हम लोग इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.8 जो है इसी के बीच में लाई कर रहा है, 0.75 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो है ये परसेंटेज AST वाला कॉलम है और ये है टाउ सी वाला कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को चाहिए। आपको टेबल में ज़रूरी नहीं कि आपका जो परसेंटेज AST है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाए, आपको इंटरपोलेट करके रिलेट करके इस दोनों जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है इसके बीच में अगर लाई कर रहा है तो रिलेट करके आपको निकालना पड़ेगा इंटरपोलेशन के थ्रू। हम लोग कैसे निकालते हैं इंटरपोलेशन, देखिए इससे थोड़ा ज़्यादा है और इससे थोड़ा कम है, ये वैल्यू जो आएगा इससे थोड़ा ज़्यादा होगा और इससे थोड़ा कम, तो 0.35 से थोड़ा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, ये टर्म जो है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस ये यानी कि 0.8 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय ये माइनस ये 1 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस ये 0.39 माइनस 0.75
0.35। तो ये छोटा सा टर्म है, ये ऐड हो जाएगा 0.35 में, तो इसके बाद वाला वैल्यू पता चल जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए आप लोग भी, देखिए कितना आता है। 0.8 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.39 माइनस 0.35। ठीक है, इसको ऐड करिए 0.35 में, ये जो वैल्यू आता है ये आता है 0.358 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउसी का वैल्यू किस परसेंटेज AST के कोरस्पॉन्डिंग? 0.8% AST के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक, टाउसी का वैल्यू कितना है? 0.358। अब हम लोग यहाँ से ये जो टर्म था ये कैलकुलेट करने में सक्षम है। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करें? टाउसी का वैल्यू आ गया 0.358 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 300 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 500। तो कंक्रीट का कैरिंग कैपेसिटी, शियर फोर्स कैरिंग कैपेसिटी वो निकलेगा 0.358 इंटू 300 इंटू 500 न्यूटन में निकलेगा। ये कितना है? 53,700 न्यूटन। अगर किलोन्यूटन में बात करें तो 53.7 किलोन्यूटन। इतना शियर फोर्स कंक्रीट खुद अपने से बर्दाश्त कर सकता है। डेवलप्ड कितना हो रहा है शियर फोर्स? 50 किलोन्यूटन का। कंक्रीट में कितना क्षमता है? 53 किलोन्यूटन का, 53.7 किलोमीटर का। यानी कंक्रीट खुद सफिशियंट है इस शियर फोर्स को सहने के लिए। तो किसी तरह का एडिशनल कंपोनेंट लगाने का ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप्स लगाते हैं वो शियर के लिए लगाने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोड बोलता है नहीं ज़रूरत है, फिर भी आप नॉमिनल शियर फोर्स, शियर एनफोर्समेंट उसको प्रोवाइड करिए। ठीक है, नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट को प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिंग का फॉर्मूला है। वर्टिकल शियर स्टिरप्स का स्पेसिंग का फॉर्मूला है 0.87 FY इंटू ASV डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे इसको, जहाँ पे FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। माइल्ड स्टील के लिए 250 है तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ASV एरिया ऑफ स्टील ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, जो आपको एज्यूम करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं 10 mm का डाया बार, तो 10 mm का एक डाया बार सिंगल लेग्ड, उसका एरिया कितना होगा? एज्यूमिंग यहाँ पे लिखेंगे एज्यूमिंग 10 mm डाया स्टीरप्स। एक दो पैरामीटर से डिज़ाइन शियर रेनफोर्समेंट के डिज़ाइन का, एक ASB और एक SB, दो अननोन। तो एक अननोन आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ये अननोन आपको इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो 10 mm डाया बार का क्रॉस सेक्शन एरिया ASB कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, 5/4 इंटू 10 का स्क्वायर, ये आता है 78.54 mm स्क्वायर। क्लियर। अब SV का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग का 0.87 FY का। माइल्ड स्टील है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे माइल्ड स्टील। तो इसका यील्ड स्ट्रेस है 250 इंटू यील्ड स्ट्रेस लेगा यहाँ पे, परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस नहीं। परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस रहता तो 1.78 से भाग देके जो वैल्यू 140 का आता है वो रखते। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस है FY का मतलब। ठीक है, ASB 78.54 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी का वैल्यू, विड्थ ऑफ द बीम 300। ये mm में आएगा आंसर। इसको देखते हैं 0.87 इंटू 250 इंटू 78.54 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 300। ये वैल्यू आता है कैलकुलेट करके 142.35 mm। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग 140 ले लें, 140 mm। जो ले मैन है जिसको लगाना है फाइनली, कोई इंजीनियर तो साइट पे जाके उस छड़ को नहीं, जो रेनफोर्समेंट है स्टीरप्स को नहीं लगाएगा, प्लेस करेगा। किसी न किसी ले मैन को लगाना है, किसी मिस्त्री मजदूर को लगाना है। तो उसको ये पॉइंट वाला फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लगाना, इसलिए उसको राउंड फिगर में बताना चाहिए। ठीक है, 140 mm सेंटर टू सेंटर प्लेस करने में प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सुविधाजनक होगा। इसलिए हम लोग कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा करेंगे स्पेसिंग तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन पैरामीटर के हिसाब से डिज़ाइन करके आया है स्पेसिंग। आप ज़्यादा स्पेसिंग पे लगा देते हैं, मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप घटा दीजिएगा। तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि ASP एरिया ऑफ स्टीरप्स को घटाना वो गलत हो जाएगा, वो डिज़ाइन आपका गलत हो जाएगा। इसको कम कर दीजिएगा
तो कहीं ना कहीं नंबर बढ़ जाएगा। तो नंबर बढ़ जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, डिज़ाइन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो एक हम आया कि डिज़ाइन करेंगे, लेकिन IS कोड कुछ और रिकमेंडेशन देता है स्पेसिंग के लिए कि किसी भी केस में 0.75 इंटू D और 300 mm सेंटर टू सेंटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग का वैल्यू। ये पिछले क्लास में जो हम लोग स्टेप्स देखे थे उसमें ये छूट गया था, मिसिंग था, इसको देखिए। स्पेसिंग तो ये फार्मूला के थ्रू आया, वो तो ठीक है, लेकिन इस स्पेसिंग को भी चेक करना है कोडल प्रोविज़न से। कोड बोलता है, IS कोड रिकमेंड करता है 0.75 इंटू D, यानी कि 0.75 और डेप्थ का वैल्यू कितना है 500। इसको देखिए 0.75 इंटू 500 यह आता है 375 mm। 375 से तो ज़्यादा नहीं आया है, नहीं कम है, ठीक है। उसके बाद 300 mm, 300 mm से तो ज़्यादा नहीं है, नहीं ये भी कम, ठीक है। तो इस दोनों से भी चेक करना है कि ये स्पेसिंग का वैल्यू किसी भी केस में इस दोनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या अदर लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि डिज़ाइन करके जो स्पेसिंग डिज़ाइन करके आया और इस दोनों का वैल्यू जो है, तीनों में से जो सबसे कम वैल्यू होगा उसी स्पेसिंग को प्रोवाइड करना है, ठीक है। सपोज करिए डिज़ाइन करके आ जाता 400 mm सेंटर टू सेंटर, 400 mm सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर कहने का मतलब क्या, एक स्टीरअप लगाए, दूसरा स्टीरअप इस तरह से लगाएंगे, तो इस दोनों के बीच का ये जो स्पैन है, मतलब गैप जो है, ये कितने कितने दूरी पे सेंटर टू सेंटर प्लेस करेंगे, वो स्पेसिंग का मतलब है, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए 400 mm आता सेंटर टू सेंटर, तो अब कंपेयर करिए 400 mm, 375 mm और 300 mm, तीनों में से सबसे कम कौन है, 300 mm। तो हम लोग डिज़ाइन समरी जो बता दें किसी को कि प्रोवाइड 10 mm डाया स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। अभी देखिए इस तीनों में सबसे कम कौन है, 140। तो अब जो डिज़ाइन समरी जो आएगा, जो कंक्लूजन है वो क्या है, प्रोवाइड, हम लोग डिज़ाइन करके एक तरह से बता रहे हैं किसी को, ठीक है। प्रोवाइड 10 mm डाया स्टीरअप्स या फिर वर्टिकल बार स्टीरअप्स एट द रेट ऑफ 140 mm सेंटर टू सेंटर। ये फाइनल आपका डिज़ाइन किया हुआ ये समरी है।